आज हमारे सामने भारत सरकार का ताज़ा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 है और इसकी कहानी एक पहेली जैसी है। एक तरफ तो घर में जश्न का माहौल है, अर्थव्यवस्था 7% से ज़्यादा की रफ्तार से दौड़ रही है। एस&पी और मॉर्निंग स्टार जैसी 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने भारत की रेटिंग को बेहतर किया है। मतलब देश की आर्थिक सेहत पर दुनिया के डॉक्टर भी मुहर लगा रहे हैं। लेकिन इस जोरदार पार्टी के बावजूद ऐसा लगता है कि बाहर से कोई ताली बजाने को तैयार नहीं है। भारतीय रुपया अपनी असली ताकत से कमजोर दिख रहा है और विदेशी निवेशक भी उतना पैसा नहीं लगा रहे जितनी उम्मीद थी। तो सवाल यही है कि अगर घर के अंदर सब इतना शानदार चल रहा है तो बाहर की दुनिया इतनी ठंडी क्यों पड़ गई है? और यही सवाल इस आर्थिक सर्वेक्षण को पिछले कई सालों के सर्वे से बिल्कुल अलग और जरूरी बना देता है। ये सिर्फ मतलब आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि एक बदलती और ज्यादा मुश्किल होती दुनिया में भारत के लिए एक नया गेम प्लान है। आज हम इसी पहेली के धागे खोलने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत अपनी घरेलू ताकत और बाहरी चुनौतियों के बीच एक नया रास्ता तलाश रहा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां सब कुछ अच्छा दिख रहा है, अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था से। ये जो 7.4% की वास्तविक जीडीपी विकास दर का अनुमान है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये जादू हो कहाँ से रहा है? क्या ये पैसा बेंगलुरु के टेक ऑफिस से आ रहा है या गुजरात में लग रही नई फैक्ट्रियों से? सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब दो हिस्सों में छिपा है। पहला और सबसे बड़ा इंजन है देश की अपनी घरेलू मांग। इसे आप और मैं चलाते हैं। सर्वे बताता है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे पीएफसीई कहते हैं, वो आसमान छू रहा है। एक मिनट, ये पीएफसीई मतलब हम और आप जो रोजमर्रा की चीजों पर खर्च करते हैं, दूध ब्रेड से लेकर फोन और गाड़ी तक, वही अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन है। सही समझा? बिल्कुल सही। और ये खर्च अब जीडीपी का 61.5% हिस्सा बन गया है, जो 2012 के बाद सबसे ज्यादा है। इसका साफ मतलब है कि लोग खर्च करने में भरोसा दिखा रहे हैं, बाजार में पैसा घूम रहा है। ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और दूसरा बड़ा इंजन है निवेश, यानी इन्वेस्टमेंट। लेकिन निवेश की जब भी बात होती है तो एक सवाल हमेशा उठता है, क्या ये निवेश सिर्फ सरकारी प्रोजेक्ट्स जैसे हाईवे और पोर्ट्स में हो रहा है या प्राइवेट कंपनियां भी अपनी जेब से पैसा लगाकर नई फैक्ट्रियां लगा रही हैं? क्योंकि असली भरोसा तो बाजार का तभी दिखेगा। और सर्वे इसी भरोसे की तरफ इशारा कर रहा है। सरकारी निवेश तो मजबूत है ही, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर का निवेश भी रफ्तार पकड़ रहा है। इसे टेक्निकल भाषा में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं और ये भी काफी मजबूत बना हुआ है। इसे ऐसे समझिए, पीएफसीई यानी हमारा रोज का खर्च वो गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जैसा है जिससे गाड़ी आज चल रही है। लेकिन जीएफसीएफ यानी निवेश वो एक नया बेहतर इंजन खरीदने जैसा है जो गाड़ी को आने वाले कई सालों तक तेज दौड़ाएगा। देश में फिलहाल दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। ये तो हुई डिमांड की बात, पर सामान बनाने वाले यानी सप्लाई साइड का क्या हाल है? क्या हमारी फैक्ट्रियां और कंपनियां इस बढ़ती डिमांड को पूरा कर पा रही हैं? वहां भी तस्वीर अच्छी है। सर्विस सेक्टर, जो भारत की पारंपरिक ताकत रहा है, वो तो 9% से भी ज्यादा की दर से बढ़ रहा है। लेकिन जो असल में दिलचस्प बात है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई तेजी, जो 7% की दर से बढ़ी है। ये दिखाता है कि मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी नीतियों का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। कृषि ने भी लगभग 3% की स्थिर ग्रोथ देकर एक तरह का सुरक्षा कवच दिया है। इसी सर्वे में एक और बड़ी बात कही गई है कि भारत की मध्यम अवधि की संभावित विकास दर को 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। अब ये 0.5% का बदलाव सुनने में बहुत छोटा लगता है, पर क्या लॉन्ग टर्म में इसका कोई बड़ा मतलब है या ये सिर्फ एक नंबर गेम है? नहीं, ये बिल्कुल नंबर गेम नहीं है। ये इस बात का ऐलान है कि अर्थव्यवस्था के इंजन को अपग्रेड कर दिया गया है। 0.5% ज्यादा ग्रोथ का मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था हर 10 साल में दोगुनी तेजी से बड़ी होगी। इसका मतलब है ज्यादा नौकरियां, बेहतर आमदनी और विकसित देश बनने का सपना जो थोड़ा और करीब आ गया है। ये इस भरोसे को दिखाता है कि हाल के सुधार सिर्फ एक अस्थायी पेन किलर नहीं थे, बल्कि एक स्थायी इलाज साबित हुए हैं। तो मतलब घर के अंदर तो सब कुछ शानदार चल रहा है, पार्टी हो रही है, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, बाहर से कोई इस पार्टी में शामिल होने के लिए बहुत उत्सुक नहीं दिख रहा। यहीं आकर कहानी उलझ जाती है ना? हाँ, और यहीं पर यह सर्वे एक आर्थिक दस्तावेज से कहीं आगे जाकर एक रणनीतिक दस्तावेज बन जाता है। ये एक नए वैश्विक चलन की ओर इशारा करता है जिसे वो इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट का दौर कहता है। इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट, ये क्या है?
आसान भाषा में कहें तो अब देश आर्थिक फैसले सिर्फ मुनाफे नुकसान को देखकर नहीं ले रहे हैं। अब वो अपनी अर्थव्यवस्था को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपने राजनीतिक और रणनीतिक मकसद हासिल करने के लिए। पहले दुनिया एक बड़े बाजार की तरह थी जहां सबसे अच्छा और सस्ता सामान बनाने वाला जीतता था। अब ये एक शतरंज की बिसात बन गई है जहां हर देश अपने आर्थिक मोहरों का इस्तेमाल दूसरे को शैव और मात देने के लिए कर रहा है। मतलब अब दोस्ती दुश्मनी देखकर ट्रेड होगा। ये तो ग्लोबलाइजेशन के उस विचार के बिल्कुल उल्टा है जिस पर पिछले 30 साल से दुनिया चल रही थी। क्या इसके कुछ ताज़ा उदाहरण है? कई उदाहरण हैं। सर्वे में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का जिक्र है, जहां व्यापार को दोस्तों को इनाम देने और दुश्मनों को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया गया। चीन का जरूरी खनिजों जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की निर्यात पर कंट्रोल करना एक और बड़ा उदाहरण है। ये वो खनिज हैं जो हमारे फोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक सब में लगते हैं। इन पर कंट्रोल करके चीन पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर अपना दबदबा बनाता है। यानी सीबैम का भी जिक्र है। ये क्या चीज़ है? सीबैम एक बहुत ही चालाक इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट है। ईयू कह रहा है कि अगर आपका बनाया सामान जैसे स्टील या सीमेंट हमारे देश में बिकेगा तो उसे बनाने में उतना ही कम प्रदूषण होना चाहिए जितना हमारे यहाँ होता है, वरना आपको एक ग्रीन टैक्स देना होगा। अच्छा। सुनने में तो ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा लगता है, पर असल में ये भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक नई व्यापारिक दीवार खड़ी कर सकता है। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आपका स्टील कितना मजबूत है, सवाल ये भी है कि उसे बनाने की प्रक्रिया कितनी हरी है। ये तो वाकई डरावना है। इसका मतलब है कि भविष्य बहुत अनिश्चित है। बिल्कुल, और इसी अनिश्चितता के चलते सर्वे दुनिया के 3 संभावित सिनेरियो बताता है, जिनमें से 2 की संभावना सबसे ज्यादा है, 40 से 45% प्रत्येक की। एक है मैनेज्ड डिसऑर्डर यानी प्रबंधित अव्यवस्था, और दूसरा है डिसऑर्डरली मल्टीपोलर ब्रेकडाउन यानी अव्यवस्थित बहुध्रुवीय विघटन। ये मैनेज डिसऑर्डर और डिसऑर्डरली ब्रेकडाउन सुनने में बड़े भारी शब्द हैं। अगर हम मान लें कि हम इनमें से किसी एक दुनिया में जी रहे हैं, तो भारत के एक छोटे एक्सपोर्टर या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए इसका मतलब क्या होगा? देखिए, मैनेज्ड डिसऑर्डर की दुनिया में छोटी-मोटी आग लगती रहेगी। कभी किसी देश ने अचानक टैरिफ बढ़ा दिया, कभी किसी शिपिंग रूट पर तनाव हो गया, आपके बिजनेस में अनिश्चितता बढ़ जाएगी, लेकिन दुनिया का सिस्टम पूरी तरह टूटेगा नहीं। लेकिन डिसऑर्डरली ब्रेकडाउन एक ज्यादा खतरनाक दुनिया है। इसमें दुनिया साफ तौर पर राजनीतिक गुटों में बढ़ जाएगी, एक शायद अमेरिका और यूरोप का गुट, दूसरा चीन और रूस का। तब आपको चुनना पड़ेगा कि आप किसके साथ हैं। हाँ। आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर शायद एक गुट के देशों में काम कर पाएगा, दूसरे में नहीं। आपका एक्सपोर्टर एक बाजार खो सकता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां आपकी राजनीति आपके व्यापार का भविष्य तय करेगी। और सर्वे में ऑस्ट्रेलिया के लोवे इंस्टीट्यूट के पावर गैप इंडेक्स का भी जिक्र है, जो कहता है कि भारत अपनी रणनीतिक क्षमता से कम प्रदर्शन कर रहा है। हाँ, और सर्वे की मूल चिंता यही है। ये कुछ ऐसा है कि क्लास का सबसे लंबा और ताकतवर लड़का तो है, लेकिन वो अभी भी बास्केटबॉल टीम में अपनी जगह नहीं बना पाया है। ताकत है, पर उसका इस्तेमाल करके प्रभाव डालना भी बाकी है। सर्वे कहता है कि भारत का आर्थिक आकार तो दुनिया में 5वां सबसे बड़ा है, पर रणनीतिक वजन उतना नहीं है, और इस नए इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट के दौर में इस गैप को भरना सबसे बड़ी चुनौती है। तो इस तूफानी समंदर में जहां नियम रोज बदल रहे हैं, ये सर्वे भारत को क्या रास्ता सुझाता है? सर्वे का तर्क बहुत साफ और साहसी है। वो कहता है कि सिर्फ लचीला यानी रेजिलिएंट होना अब काफी नहीं है। अब लक्ष्य होना चाहिए सामरिक अनिवार्यता यानी स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी हासिल करना। वाह, सामरिक अनिवार्यता या स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी, ये तो किसी जासूसी फिल्म का कोड वर्ड लगता है। चलिए इसे आसान भाषा में तोड़ते हैं। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। इसे ऐसे समझिए, आप उस दोस्त की तरह बनना चाहते हैं जिसकी गाड़ी में ही पूरी ट्रिप का सारा सामान रखा हो। कोई भी उसे पीछे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसके बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। सर्वे चाहता है कि भारत वैश्विक सप्लाई चेन में वही दोस्त बने। उदाहरण के लिए सोचिए, अगर दुनिया में बनने वाली 50% जरूरी दवाइयों का कच्चा माल भारत में बनता हो, या दुनिया के सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स चिप्स की डिजाइनिंग भारत में होती हो, ऐसी स्थिति में कोई भी देश भारत पर दबाव डालने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि भारत को नाराज करने का मतलब होगा अपनी पूरी इंडस्ट्री को खतरे में डालना। जब दुनिया आपको नजरअंदाज नहीं कर सकती, तब आप पर बाहरी दबाव का असर अपने आप कम हो जाता है। यही है सामरिक अनिवार्यता। सुनने में तो ये बहुत दमदार लगता है, लेकिन क्या ये हकीकत में मुमकिन है?
दुनिया की सप्लाई चेन में चीन जैसी जगह बनाने में दशकों लग गए। क्या भारत के पास इतना समय और संसाधन है कि वो सच में इंडिस्पेंसेबल यानी अनिवार्य बन सके? सवाल बहुत जायज़ है और सर्वे ये नहीं कहता कि ये रात भर में हो जाएगा या ये आसान है। इसीलिए वो इसे हासिल करने के लिए दो बड़े ढांचागत बदलावों की बात करता है। पहला है सरकार की भूमिका में बदलाव, जिसे वो उद्यमी राज्य यानी एंटरप्रेन्योरियल स्टेट कहता है। उद्यमी राज्य, इसका मतलब क्या? सरकार अब कंपनियां चलाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि सरकार अब सिर्फ एक रेफरी की तरह सीटी बजाकर नियम नहीं बनाएगी, बल्कि एक कोच की तरह मैदान में उतरेगी। वो उन जरूरी लेकिन जोखिम भरे क्षेत्रों में पहली बाजी खेलेगी जहां प्राइवेट सेक्टर अभी आने से डरता है, जैसे सेमीकंडक्टर चिप बनाना या ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन। सरकार शुरुआती जोखिम उठाएगी, इकोसिस्टम बनाएगी, रास्ता साफ करेगी ताकि फिर प्राइवेट खिलाड़ी आकर उस खेल को बहुत बड़ा बना सकें। और दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा और शायद सबसे जरूरी स्तंभ है निजी क्षेत्र और हम सब नागरिकों की भूमिका। सर्वे बहुत साफ शब्दों में कहता है कि ये काम सिर्फ सरकार अकेले नहीं कर सकती। हमें एक ऐसे प्राइवेट सेक्टर की जरूरत है जो सिर्फ मुनाफे से आगे बढ़कर देश के भू राजनीतिक हितों को भी समझे। सर्वे में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, निगोशिएटेड शेल्टर। इसका क्या मतलब है कि कंपनियां सरकार से प्रोटेक्शन मांगना बंद करें? एग्जैक्टली। सर्वे कह रहा है कि अब प्रोटेक्शन या निगोशिएटेड शेल्टर मांगने का नहीं, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर compete करने का समय है। भारतीय कंपनियों को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों से मुकाबला करना होगा, न कि सिर्फ घरेलू बाजार में सरकारी रियायतों के सहारे टिके रहना। ये मानसिकता में एक बहुत बड़े बदलाव का आह्वान है। ये एक साझा राष्ट्रीय मिशन है। ये तो वाकई एक पूरी सोच को बदलने की बात है। बिल्कुल। और सर्वे अपनी इस दार्शनिक सोच को कठोपनिषद के एक श्लोक से समझाता है, श्रेय और प्रेय के बीच का चुनाव। श्रेय यानी वो जो तात्कालिक रूप से सुखद हो, जैसे सरकारी संरक्षण, और श्रेय यानी वो जो दीर्घकालिक रूप से कल्याणकारी हो, जैसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा की कठिन राह चुनना। सर्वे कह रहा है कि भारत को अब श्रेय की जगह श्रेय को चुनना होगा। इसी सिलसिले में सर्वे में एक और लाइन है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि भारत को एक मैराथन को स्प्रिंट की तरह दौड़ना होगा, मतलब रफ्तार भी और स्टैमिना भी। ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। नामुमकिन नहीं, पर असाधारण जरूर है। और सर्वे का केंद्रीय तर्क यही है कि आज के असाधारण दौर में साधारण कोशिशों से काम नहीं चलेगा। हमें रफ्तार और सहन शक्ति दोनों को एक साथ साधना होगा। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक मजबूत जहाज की तरह है, लेकिन वो एक ऐसे समंदर में उतर चुकी है जहां मौसम खराब है और समुद्री डाकुओं का खतरा भी। सिर्फ जहाज का मजबूत होना काफी नहीं है, उसे इतना जरूरी बनाना होगा कि कोई भी तूफान उसे डुबाने की हिम्मत न करे। और आगे का रास्ता सिर्फ 7 या 8% की विकास दर हासिल करने तक सीमित नहीं है। असली मंजिल सामरिक अनिवार्यता है, जो एक उद्यमी राज्य और एक विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्र की साझेदारी से ही हासिल हो सकती है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार। सर्वे में जोसेफ हेलर की प्रसिद्ध किताब कैच 22 का जिक्र है। कैच 22 एक ऐसी बेतुकी स्थिति होती है जहां आप नियमों में ही फंस कर रह जाते हैं। आप नियम तोड़ भी नहीं सकते और उनका पालन करके जीत भी नहीं सकते। तो सोचने वाली बात यह है कि जब भारत इस बड़े बदलाव की राह पर है, तो उसे अपने सबसे बड़े कैच 22 से कैसे बचना होगा। वो कौन सी पुरानी प्रक्रियाएं और नियम हो सकते हैं जिनका आज ईमानदारी से पालन करना ही शायद कल के नए रणनीतिक लक्ष्यों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाए।